नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक कॉलेज में। और जैसा कि आपने देखा था बोर कॉन्सेप्ट में क्वांटम कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था, है ना? तो उसी के तहत ये हम आज पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। कुछ एक क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्या है ये इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। पिछली बार हमने बहुत बार सुना था कि ऑर्बिटल्स जो है वो 3D स्पेस में होते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम भी लेके आया हूँ, है ना, ताकि आपकी समझ में आ सके। अब देखिए, अब मान के चलो कि इन सब के जो सेंटर में यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में पाया जाएगा, ये देख रहे हैं आप, 3D स्पेस का ये डायग्राम है। हर 3D है, 3D ड्राइंग है। तो कहीं भी हो सकता है, ये चारों डायरेक्शन में कहीं पे भी हो सकता है। ये ऊपर में 3D स्पेस में है, 2D स्पेस में नहीं। आप देख रहे हो, ये ड्राइंग से साफ साफ लग रहा है, पता चल रहा है ना? यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि 3D जो है, जो थर्ड ऑर्बिटल होता है, वहां आपका 3D होता है। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 3D स्पेस में पाए जाते हैं, 2D स्पेस में नहीं होता कि वो सर्कुलर काट रहे हैं। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में जरूर होते हैं वो लोग, लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट भी एक तरीके से 3D स्पेस में होता है और वो कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन के पाने कहाँ पे पाया जाएगा उसका कुछ पता नहीं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो इतनी स्पीड में होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम इतना हाई होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो यहाँ पे मिल जाए या वहाँ पे मिल जाए, पर एक्यूरेसी से कोई नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो होप ये वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई हो 3D स्पेस की, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्चुअली मिलेगा। और जो सबशेल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, या ऑर्बिटल्स के, वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? ये वो नंबर हैं जो कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उनकी रेस्पेक्टिव एनर्जी इन वेरियस सेल, सबशेल या ऑर्बिटल्स को बताते हैं, ठीक। कि इससे हमें ये पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्चुअली है, एक ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में है, उसकी कितनी एनर्जी है, किस डायरेक्शन में है, ये सब पता चलता है हमें किससे? क्वांटम नंबर से। तो कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं? 4 टाइप के। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे हमें पता चलता है कि वो कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है। ऑर्बिट नंबर हमें पता चल जाता है, और उसकी एनर्जी कितनी, अगर ऑर्बिट का पता है हमें तो उसकी एनर्जी का ही पता चल जाएगा हमें। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, ठीक। और अगर एन की वैल्यू 1 है तो बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में है, ठीक। सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये रिप्रेजेंट करता है उसकी एंगुलर मोमेंटम को। ए से ए आप याद रख सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम एंगुलर मोमेंटम को बताता है इससे हमें उसका। और ये इंडिकेट किया जाता है किससे? एल से। इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। एन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला, ठीक। अगर मान लो एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी। स्टेबल नॉर्मल स्टेट में है ना, तो उसकी कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। अगर एन की वैल्यू 2 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 या 1 हो सकता है। 3 तो ऐसे ही 0 to n-1, फिर 4 तो 0 to n-1, ठीक। यह कई बार आ जाता है, आपको दे देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आपको डायरेक्टली पूछ सकता है या तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम नंबर, तो आपको निकालना होता है, ठीक है ना। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिट इन स्पेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। अब ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिट इन स्पेस, कि कौन सा ऑर्बिट स्पेस में किस डायरेक्शन में है, ये वो बताएगा, ठीक है। तो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होता है -L2 + L, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। L की वैल्यू 1 है तो -L2 + L, तो -1 0 1, ठीक। टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है उसकी? 2L + 1 m की वैल्यू। इसी तरीके से एक होता है चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +1/2 से इंडिकेट करते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसको -1/2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन समरी एक बार हम देख लें अगर, तो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन से रिप्रेजेंट होता है, ऑर्बिट नंबर बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट होता है, एंगुलर मोमेंटम बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डायरेक्ट डिनोट होता है और इसको डायरेक्शन बताता है ऑर्बिटल का। और स्पिन एस से डिनोट होता है और ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है,
ठीक। तो होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। अब एक और हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ खास नहीं। ये कहता है कि देखो, एक एटम के अंदर में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स खाली तीन ही क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर तो 100% अलग होगा। एग्जाम्पल देते हुए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन हमने इसको बोल लिया है, एग्जाम सैंपल के तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू l लिख दिया है, बट आप इसको 1 कर लेना है ना, ठीक। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, m की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी क्योंकि l 0 है, तो ठीक है। तो दोनों केस में सेम हो जाएगा, है ना। अगर कोई ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है दो एटम के, एक ही इलेक्ट्रॉन के, है ना, एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों ग्राउंड स्टेट पे है, तो दोनों के L की वैल्यू भी 0 होगी, एजिमुथल की, मैग्नेटिक की भी 0 होगी, लेकिन उनके स्पिन अलग अलग होंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते एक एटम में जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। तो देखा, क्वांटम नंबर ये अलग हो गए, है ना, ये तीनों सेम थे तो चौथा अलग हो गया। तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन आपके इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11th के उसमें है, तो वहाँ बहुत काम आता है ये हाइब्रिड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, होप आपको क्लियर हो गए हो क्वांटम नंबर्स। कोई डाउट हो तो एक दो बार पहले वीडियोस देख लेना। देखो, एक ही बार पढ़ने में थोड़ा सा तो रहता है कि हाँ, आपको कुछ ना कुछ मिस तो हो जाता है, और अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो ऑब्वियसली टाइम लग जाता है कुछ चीज़ों को ग्रेस्प करने में। हमारा तो साइंस का बैकग्राउंड है, तो हम चीज़ों को तेज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी टाइम लगाया है यार, ऐसा नहीं है हर कोई टाइम लगाता है। ये साइंस बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है, हमने भी पढ़ाई की ना, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको भी आ जाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं बिल्कुल रॉकेट साइंस भी साइंस ही है, तो हर कोई पढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। और ज़्यादातर चीज़ें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है, मैं क्या बताऊँ आपको। अगर 11th-12th के बच्चे जो देख रहे होंगे उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, उनको तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तब भी आप बहुत कम पढ़ रहे हैं, आप समझिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।